आज का मुद्दा सुना? सुना तो सबने है, अब समझेंगे अपने अंदाज से। चलो शुरू करें बैठक बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी और बैठकबाजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बैठकबाजी के इस एपिसोड में चर्चा के केंद्र में है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के नवीन युग की शुरुआत हो चुकी है। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, तो नितिन नवीन की नई टीम यानी एग्जीक्यूटिव टीम का घोषणा हो चुका है। इस टीम में 65 सदस्य होंगे। हालांकि ये टीम जेपी नड्डा की टीम तो छोटी है, जेपी नड्डा की टीम में 70 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन नितिन नवीन की एग्जीक्यूटिव टीम में सिर्फ 65 सदस्य हैं। और सबसे खास बात यह है और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन 65 में से 51 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार नेशनल एग्जीक्यूटिव का सदस्य बने हैं, वो पहली बार सेंट्रल टीम का हिस्सा बने हैं। और इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनकी शानदार वापसी हो रही है, जैसे स्मृति ईरानी हो गई। कई ऐसे नाम हैं जिन पर दोबारा भरोसा किया गया है, और कई ऐसे युवा चेहरों को मौका दिया गया है जिन पर बीजेपी जो है अगले कुछ सालों तक का एक लंबा दाव खेलने की कोशिश कर रही है। तो मान सकते हैं कि एक तरीके से कंप्लीट रिवैम्प हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा कुछ लोगों को चुनाव के अब प्रभार भी दे दिए गए हैं, उनको राज्य भी सौंप दिए गए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त, और कैबिनेट रिशफल में क्या कुछ होने वाला है, उसके क्या कुछ संकेत मिले हैं इस ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प से, उस पर ही बात करेंगे। और इस बैठकबाजी के एपिसोड में हमारे साथ हैं मेरे कलीग सौहार्द द्विवेदी। और आज बैठकबाजी के देसी चर्चे में हरियाणवी तड़का लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरे एक और सहयोगी, जिनका आज बैठकबाजी में डेब्यू हो रहा है, हिमांशु। आपसे ही शुरू करेंगे। पहला आपका एपिसोड है बैठकबाजी का, डेब्यू कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को और जो भी खबर सामने आई है अभी बीजेपी के रिवैम्प की? पहले तो भाई राम साਰਿਆਂ ने, मैं तो यह बात कहूँगा कि समय समय पर बदलाव की जो है जरूरत बहुत जरूरी है और बदलाव होना भी चाहिए। और दूसरा, बीजेपी के लिए जो जेन जी ने जो चैलेंज बीजेपी ने दिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने सीख ली है। और यो एक कारण है कि 11 साल बाद जो है अमित मालविया को जो हटाने का फैसला बीजेपी ने कराया, एक नया चेहरा सोची उनने, एक नया चेहरा आना चाहिए, युवाओं के साथ संवाद जो है बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तो बहुत अच्छी, मैं कहूँगा बहुत अच्छा कदम बीजेपी ने जो है लिया है और मैं सराहनीय कदम बताऊंगा इसका। अच्छा सौहार्द, वैसे ना पूरी टीम नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन जितनी चर्चा अमित मालविया के हटने की हुई उतनी चर्चा शायद किसी की नहीं हुई। आपको क्या लगता है अमित मालविया कितनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं, क्या इसके पीछे कारण सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उनकी बात करते हैं तो चर्चा का विषय इसलिए है कि जिस तरीके से उनकी कार्य प्रणाली रही, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने सदैव बहुत मेहनत की है। उनकी तत्परता जो है और लगन जो है उसको देख करके, और जाहिर सी बात है बीजेपी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको इस पद से मुक्त करते हुए भी सोच रहे थे कि ये फैसला हमारा सही होगा या नहीं होगा। लेकिन ये भी जाहिर सी बात है बीजेपी हर एक व्यक्ति पे ध्यान देती है। उनको ये पता है कि हमको इसमें थोड़ा भी वो गुंजाइश नहीं करती है, सबको मौका देती है, चाहे वो ज़मीनी स्तर का सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़ा कार्यकर्ता हो उनको, लेकिन बीजेपी जो है मौका देती है। और कब किसको कहाँ पे बिठा दे, ये बीजेपी की काम करने की जो है कुशलता, वो कार्यशैली जो है बहुत शानदार है। अच्छा, ये अमित मालविया का डिमोशन हुआ है या सामने प्रमोशन की कोई संभावना है? हो सके ऐसी बातचीत की जा रही है कि हो सके उन्हें बंगाल से जो है राज्यसभा सांसद के तौर में राज्यसभा भेज दिया जाए। पहली बात तो ये है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मत सोचिए कि बीजेपी अगर किसी पद से आपको थोड़े दिन मतलब हटाई है तो डिमोशन हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी है गुरु, कब किसको ला करके कहाँ पे बिठा दे। रेखा गुप्ता का कहीं नाम निशान नहीं था, किसी भी रेस में वो थी ही नहीं। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री अचानक से हो जाएंगी, उनको नहीं मालूम था ये चीजें हो पाई हैं। एक बात, मोहन यादव मध्य प्रदेश की बात करें, मोहन यादव को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया रातों रात, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री की रेस में मोहन यादव इस तरीके से आगे आएंगे और वो कुर्सी उन्हें मिलेगी। तमाम ऐसे एग्जाम्पल। और उसके बाद फिर मैं चल रहा हूं राजस्थान, आप चलिए, आप देखिए शर्मा जी को देखिए, वो तो भजन लाल शर्मा जी, तो आप समझिए पहली बार वो विधायक चुने गए क्योंकि संगठन के कार्यों में थे, लिप्त थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ये किसी ने नहीं सोचा था।
वही हाल इनका भी है कि कब किस प्रदेश के मुख्यमंत्री कर दिए जाएंगे या फिर राज्यसभा भेज दिया जाएगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। बिल्कुल। और राजस्थान की आप बात कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है उन्हें। हालांकि वो पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और वो रमन सिंह भी रह चुके हैं उपाध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बने हैं उन्हें सिर्फ एक तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी में लगातार देखा है उपाध्यक्ष जो भी बनते हैं उनके पास कोई ऐसी बहुत शक्तियां होती नहीं है। अगर अध्यक्ष के बाद अगर पार्टी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग रोल होता है तो वो नेशनल जनरल सेक्रेटरीज का होता है, यानी महामंत्रियों का होता है। और इस बार जिस तरीके से स्मृति ईरानी को एक भयंकर प्रमोशन मिला है और उन्हें महामंत्री बनाया गया है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया पार्टी का, मुझे लगता है कि एक हारने के बाद भी जो लड़ाई नहीं छोड़ना या मैदान नहीं छोड़ना अगर कोई काबिलियत है तो उस काबिलियत को देखकर ये प्रमोशन स्मृति ईरानी को मिला है। क्योंकि आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, प्रखर वक्ताओं में से एक अगर बिहार में जाती हैं तो वो भोजपुरी में संवाद कर लेती हैं, बहुत बढ़िया भाषा। अगर वो बंगाल चुनाव में गई, लगातार बंगाली में उन्होंने अपने भाषण दिए और लगातार पब्लिक कनेक्ट बनाया और बहुत तेज तर्रार। अगर आज के भारतीय जनता पार्टी में हम बात करें तो तेज तर्रार प्रखर वक्ता महिलाओं में स्मृति ईरानी के अलावा मुझे दूसरा कोई नाम उतने अच्छे तरीके से याद नहीं आता। देखिए कि जब वो संसद में उनके भाषण होते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शानदार। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो मसाला आ जाता है ये उनके इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं, तो वो कलाकार जो उनके अंदर एक बैठा है वो कहीं ना कहीं संसद में भी आपको देखने को मिल जाता है और चुनाव प्रचार के दौरान भी आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, बहुत जुझारू नेता हैं। और एक बात और कहने की है, जैसे बीजेपी ने ये भी साबित किया कि हमारे यहाँ बागियों की भी जगह है। जैसे पंजाब से आते हैं कांग्रेस के बागी मनप्रीत सिंह बादल जी, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जो है उपाधि दी गई है। संदीप पाठक जी को देखिए, तो बीजेपी ने ये कहीं ना कहीं दिखाया है कि अगर आप दूसरी पार्टी से भी आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन होगा, आपका कोई ये नहीं है कि आप आ रहे हैं तो आपको कोई पद नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। और तेजस्वी सूर्या 6 साल रहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, अब उनकी जगह पे वडोदरा के एमपी हैं हिमांशु जोशी, वो अब नए अध्यक्ष होंगे युवा मोर्चा के। तमाम मोर्चाओं के भी अध्यक्ष बदले गए। लेकिन जो बात हिमांशु अभी कर रहे थे कि बीजेपी में बागियों की भी जगह है, अगर आप एक चीज देखने की कोशिश करेंगे तो जो भी टीम अनाउंस की गई बीजेपी की तरफ से उससे एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि बीजेपी जो है आने वाले जो राज्यों में चुनाव है उन पर पूरा फोकस करिए। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, 5 शुरुआत में है, 2 अंत में है। प्रमोद, देखिए मैंने एक चीज पहले ही कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इलेक्शन आज है और आज ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा और आज से ही 5 साल की तैयारी फिर शुरू हो जाती है। हर एक स्टेट में ये इनका कार्य करने का ये सलीका है और बहुत बढ़िया सलीका। इस कार्यशैली से अगर आप काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, और वो देखने को मिल रहा है आपको ज़्यादातर बीजेपी की कार्यशैली में। वहीं अगर आप तमाम और पार्टियों की कार्यशैली देखेंगे तो आप समझिए कि एक तरीके से लोग कहते हैं जैसे मेढक जो होते हैं, जब बारिश आती है तो वो फिर टर्र टर्र करने लग जाते हैं। ये उन लोग की कहीं ना कहीं नीति है। तो इससे जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको सीखने की आवश्यकता है कि हमें कार्य करते रहना है कछुए की चाल पे अगले 5 साल तक। और देखिए कमाल की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने करके दिखाई है। आप देखेंगे तो 12 महिलाओं को जो है इसमें जगह दी गई है, जो नया अभी जो डिजिग्नेशन दी गई है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो 40% जो हैं SC ST जो मतलब पिछड़े वर्ग से जो लोग हैं, इसमें आप देखेंगे 40% जितने लोग बने हैं उनमें 40% लोग पिछड़े वर्ग से हैं। तो ये दिखाता है कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग भी की है और प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो सभी को जो है उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। महिला प्रतिनिधित्व की आप बात कर रहे हैं, 13 उपाध्यक्ष में से 6 उपाध्यक्ष जो है वो महिलाएं हैं। बिल्कुल, तकरीबन 40% की आबादी है। लेकिन एक और चीज जो निकल के सामने आती है कि बीजेपी ने उन तमाम चेहरों को पुरस्कृत किया है, अवार्ड रिवॉर्ड दिया है जिन्होंने पिछले कुछ चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाई हो। हरियाणा का चुनाव बहुत मुश्किल माना जा रहा था, लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी। वहां प्रभार विप्लव देव के पास था, विप्लव देव ने बहुत सा काम किया वहां पे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। विप्लव देव को भी महासचिव बनाया गया है या महामंत्री कह लीजिए, बीजेपी में महामंत्री बनाया गया है।
उसके अलावा विनोद तावड़े, बिहार की जिम्मेदारी बिल्कुल। उनके पास थी, थी। उनको भी वापस जगह मिली है। इसके अलावा सतीश पुनिया को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बिल्कुल। वो भी और बड़े खुश और बड़े गदगद हैं कि उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनील बंसल को बंगाल का रिवॉर्ड दिया गया, उनको वापस से जगह मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, और पंजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी शायद बहुत सीरियस है। पिछले कुछ दिनों में चाहे वो सुखबीर सिंह बादल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो, बिल्कुल, चाहे राघव चड्ढा के साथ मुलाकात हो, चाहे अब संदीप पाठक को सीधे सीधे नेशनल एग्जीक्यूटिव में बिल्कुल महासचिव बनाना। और संदीप पाठक कौन है? पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का पूरा डेटा बेस जो है वो संदीप पाठक संभालते थे। पूरी चुनावी मैनेजमेंट, पूरा चुनावी कैंपेन और जो डेटा ओरिएंटेड जितनी भी चीजें थी, तमाम चीजें आम आदमी पार्टी के लिए संदीप पाठक ही देखते थे। उनको आम आदमी पार्टी का चाणक्य ही कहा एक तरीके से, बिल्कुल। और अब ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी देना ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम पंजाब पर नजर बहुत बड़ा खेल खेलने और वाली है। जिस दिन ये राष्ट्रीय टीम की घोषणा हुई, बिल्कुल, उसके अगले ही दिन अलग अलग चुनाव राज्यों में प्रभारी जो है नियुक्त कर दिए गए। बिल्कुल। विनोद तावड़े को बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि कई लोग ये बात कर रहे थे कि सुनील बंसल को यूपी की बागडोर दी जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें दूर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने यूपी के लिए, मतलब आपको पहले वो प्रदेश में क्या कहते हैं संगठन मंत्री रहे, और उसके बाद सुनील बंसल की जो काम करने का तरीका है बहुत वो एकदम है, बहुत और एकदम साइलेंट तरीके से काम करते हो, एकदम बूथ लेवल पर काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ लेवल से खड़ा किया, वो काबिले तारीफ था। अच्छा, सतीश पुनिया को पंजाब दे दिया गया। इसके अलावा तरुण चुग को भी प्रभार दिया गया है। तो ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर अब भरोसा जताया जा रहा है। और क्योंकि आगे अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो गुजरात के हों, वो तो खैर साल के अंत में, जो शुरुआती महीनों में चुनाव होने वाले हैं, यूपी की भी तैयारी पूरी है। बिल्कुल। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन तमाम राज्यों में बीजेपी एकदम कोई भी गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि लगभग सारे राज्यों में पंजाब छोड़ दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हम देखेंगे तो आरएसएस का भी जो डोमिनेंस है वो कायम है। आप देख पाएंगे कि आरएसएस से जो है राम माधव आते हैं, उनको भी जो है पद दिया गया है, उनको भी सेक्रेटरी जो है बनाया गया है, नेशनल उपाध्यक्ष बनाया गया, माफ कीजिएगा। और साथ ही साथ जो है वसुंधरा राजे भी जो है आरएसएस से आती हैं, तो ज्यादातर में ये सब तो लेकिन इंटरेस्टिंग नाम बताया हिमांशु ने, राम माधव पर चर्चा करते हैं। राम माधव भी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तो पहले वो बाहर हो गए, अमित शाह की टीम का वो बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करते थे, जेपी नड्डा की टीम में वो नहीं थे, अब नितिन नवीन की टीम में उनकी वापसी हुई भी है, लेकिन उपाध्यक्ष के पद पर हुई है। मुझे नहीं लगता है कि उनको उस तरीके की एक सक्रिय जो है बागडोर या सक्रिय रोल उन्हें कोई मिलने वाला है, बहुत ज्यादा दायित्व मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष पद पर उतना काम आखिर हमने उनको कभी करते हुए देखा नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि राम माधव बड़े अंडर यूटिलाइज किस्म के नेता है भारतीय जनता पार्टी में। उनको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया जिस तरीके की उनके अंदर काबिलियत है। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, कई भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ है, वो अच्छा लेख लिखते हैं, कई मुद्दों पर वो बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, बड़े सधे हुए वक्ता हैं। ऐसे में उनको और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो हिसाब है, कब किस वक्त किसको इस्तेमाल करना है और कहाँ पे किस मोहरे को फिट बैठा देना है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उसी तरीके से आप चाहे वो दायित्व सौंपा गया हो या फिर चुनाव के मद्देनजर रखते हुए और प्रभारी बनाना और जो भी उनको दायित्व दिया गया है, तो उसके हिसाब से है कि हमें अभी कौन से चुनाव है और किस पे किस तरीके से फोकस करना है और इस पे किसकी पैठ ज़्यादा हो सकती है, कौन शानदार तरीके से उससे जुड़ा है, कार्य कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। और उसी को देखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि मीडिया का फेवरेट पास टाइम क्या है बीजेपी को लेके? देखिए, एक मैं बताता हूँ, वो जो खबरें आती रहती है ना मोदी और योगी की तकरार की, तो उस पर भी लगभग अब पर्दा पड़ चुका है। अब खबरें ये आ रही हैं कि तमाम नेताओं को ये मैसेज केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भेज दिया गया है कि 27 का चुनाव
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा लड़ा जाएगा, जाएगा। क्योंकि बिना योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ना संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर आप राष्ट्रीय टीम जो ये नई समिति अनाउंस हुई है, नितिन नवीन की टीम जो अनाउंस हुई, इसमें देखेंगे तो एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी काउंटर करने के लिए महासचिव बनाकर किसी को भेजा गया है उत्तर प्रदेश से। आप समझ गए होंगे मैं मौर्य जी की बात कर रहा हूँ। जी, तो जी, कहीं ना बिल्कुल। कहीं योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही शानदार तरीके से चुपचाप अपने सारे पत्ते जहां जहां फिट करने थे फिट कर दिए हैं, और अब 2027 में पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। ये एकदम अब स्पष्ट हो चुका है, इसमें कोई किंतु परंतु का भाव अब नहीं रह गया। क्या लगता है हिमांशु तुम्हें वो कि योगी जी को जिस तरीके से क्योंकि खबरें ये थी कि अमित शाह जी की और योगी जी की बनती नहीं है गुरु जी, तो ये चर्चा का विषय रहा है जी, कि अमित शाह के मन में कुछ और है योगी जी को लेकर के। जी। अब क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि योगी जी को भाई पता है कि इनके बिना जो है ये नैया जो है पार नहीं होगी, बिल्कुल। और या फिर आपको लगता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं? देखिए, ऐसा कुछ हो या ना भी हो, लेकिन ये बात मानने की है कि जो जनता के नेता हैं वो योगी जी हैं, और इस बात को अमित शाह भी बखूबी जानते हैं, और बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय बड़े लीडर हैं सब जानते हैं। तो यही कारण है कि योगी जी को जो है कमांड सौंपी गई है, और यही रीजन है कि योगी जी बहुत अच्छे तरीके से देखना उभर कर भी आएंगे, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरह से मैं कहूँगा पकड़ और बीजेपी खासकर बनाएंगे। आपके तो रिश्ते भी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जी। आप बता पाएंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त लेकर योगी जी को लेकर एक बहुत पॉजिटिव आप देखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम परसेप्शन पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ झुकता था, लेकिन अब की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, जो योगी जी से जो लगाव लोगों का है पूरी पश्चिमी बेल्ट में, वो साफ देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर योगी जी होंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी पूरा जो है सपोर्ट सिस्टम, जो लोगों का जो पूरा सपोर्ट योगी जी को जाएगा, और मैं कहूँगा बहुत अच्छा योगी जी विकल्प। योगी जी को जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा? योगी ये जी दो को- विषय हो गए हैं। जी। नहीं, और जाहिर सी बात है ये ध्यान देने की आवश्यकता है, योगी जी को जाएगा या भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, ये दो मामला हो। अच्छा, अब नितिन नवीन की टीम बहुत दिनों से इंतजार हो रही थी कि कब इनकी टीम की घोषणा होगी, अब इनकी टीम की घोषणा होगी। अब अगला कदम जो है वो मोदी जी की टीम का है। अब मोदी 3.0 में कैबिनेट रिशफल बहुत जल्द होने वाला है। कई सूत्रों का ये मानना है कि शायद रक्षाबंधन से पहले नई मंत्रियों की लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी जाए। सबसे बड़ा नाम जो इस लिस्ट में था वो था पीयूष गोयल का, जिनको दोबारा कोषाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि इसके पहले भी पीयूष गोयल क्योंकि बीजेपी में एक पॉलिसी है 1 पर्सन 1 पोस्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप संगठन में भी हैं और आप मंत्रिमंडल में ये भी नहीं हैं। होता है। लेकिन पीयूष गोयल एक ऐसे इंसान है जो पहले भी कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, और उसके साथ उनके पास मंत्रालय भी था। इस वक्त हम सब जानते हैं वो वाणिज्य मंत्री हैं, और उनके नाम कई FTAs साइन करने का भी रिकॉर्ड है। वो अब लोग ऐसे मानते हैं कि वो बहुत बढ़िया मंत्री हैं, मोदी जी का भरोसा है उन पर, बिल्कुल। और उनका पोर्टफोलियो बहुत शानदार है। ऐसे में उनको कोषाध्यक्ष बनाना, क्या जब कैबिनेट रिशफल होगी तो उसमें हमें पीयूष गोयल देखने को मिलेंगे या नहीं? और ये भी सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 32 ऐसे मंत्री हैं, या तो जिनकी छुट्टी हो सकती है या तो उनके विभाग बदले जा सकते हैं। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि अभी हमने देखा राव इंद्रजीत सिंह ने भी नितिन नवीन के सामने ही बगावती तेवर दिखा दिए स्टेज पे, नाखुश थे वो। क्या लग रहा है क्या कुछ होने वाला है मोदी कैबिनेट के रिशफल में? देखिए, अगर पीयूष गोयल जी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पार्टी के जो कोर लीडर्स हैं उनका वर्चस्व अभी भी कायम है और आगे भी रहेगा। यही कारण है कि पीयूष गोयल काफ़ी करीबी माने जाते हैं अमित शाह जी के, मोदी जी के। तो यही कारण है कि अब पीयूष गोयल जो हैं इस टाइम कोषाध्यक्ष हैं, और आगे भी अगर आप जैसे 3.0 की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पीयूष गोयल जो एक बड़ा पदभार संभालेंगे, क्योंकि एक कोर लीडर्स की जो उनके साथ बॉन्डिंग है वो साफ दिखाई देती है। आपको पता कि टॉप 5 में कोई बदलाव आपको देखने को मिल रहा है क्या? मिल सकता है। कौन बाहर जा सकता है? और लेकिन देखिए, राजनाथ जी बाहर नहीं जाएंगे, अमित शाह बाहर नहीं जाएंगे,
ठीक है। ये तो जो ये मोदी जी तो खैर है ही उसमें। क्या मुझे ये मैं जयशंकर जी भी बाहर नहीं जाएंगे और निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्री हैं। ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि शक्तिकांत दास जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हम सब जानते हैं वो पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे, तो अगर ऐसे में शक्तिकांत दास आते अब हैं। जैसे एक नाम आप नितिन गडकरी जी का जो है उसको आप भूल रहे हैं। नहीं, नितिन गडकरी सीसीएस का हिस्सा नहीं है ना, मैं सीसीएस के जो हिस्से हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फॉरेन अफेयर्स, अच्छा, फिनेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, इनमें कोई बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि शक्तिकांत दास के आने के चांसेस बताए जा रहे हैं। देखिए इस पे अगर मैं कहूँ तो इसमें मुझे बदलाव देखने को लगता है कि नहीं मिलेगा। अच्छा, और गडकरी जी क्या? और इसमें बदलाव इसलिए देखने को नहीं मिलेगा कि एक तरीके से जैसे मैं पहले इन तीन जनों को अगर देख लूँ तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाली त्रिदेव वाली हाल हो गई है कि ये बिना त्रिदेव के जो है कोई कार्य नहीं होने वाला है। कौन है त्रिदेव? त्रिदेव माननीय क्या कहते हैं, गृह मंत्री जी हो गए हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हो गए हैं, और प्रधानमंत्री जी हो गए हैं। हाँ, उसके बाद आप जो भी देख सकते हैं वो सारी चीजें होती रहेंगी। अब मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी के साथ कुछ होने वाला है। वो भी एक कैबिनेट के जो ना वो एक बड़े अहम हिस्से हैं। हाँ, पोर्टफोलियोज चेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे क्या विभाग बदले जा सकते हैं कई मंत्रियों के, लेकिन इतना तय है कि एक बहुत नई कैबिनेट हमें देखने को इस बार मिल सकती है। हो सके तो अनुराग ठाकुर की वापसी हो जाए, बिल्कुल हो सके धर्मेंद्र प्रधान की वापसी हो, कोई दूसरा विभाग उन्हें मिले, हो सकता है कि कई नए चेहरे जो हैं, क्या पता तेजस्वी सूर्या को मौका मिल जाए। बिल्कुल। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राघव चड्ढा में दिखेंगे मंत्री, दिख सकते हैं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में? अगर संदीप पाठक को दायित्व मिल सकता है तो राघव चड्ढा को देख लीजिएगा, बीजेपी कुछ ना कुछ हैरान करेगी। और ये भी जब बात बता संदीप पाठक को संगठन में मौका मिल सकता है, क्योंकि आप मुझे बताइए, यहाँ वही वो बागियों वाली बात आ जाती है। अच्छा सिंधिया जी का क्या होगा? सिंधिया जी आजकल बड़े अंडर द रडार चल रहे हैं, बड़े लो प्रोफाइल हो गए हैं। देखिए, मैं अगर सिंधिया जी की बात करूं तो उनको अभी जो है बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि उनमें अभी कुछ छेड़छाड़ होने वाला है। वो जिस तरीके से हैं वो कार्य करेंगे। और आप देखिए, चूंकि हम राजस्थान की बात करें तो उनकी बुआ लगेंगी, बुआ हैं वसुंधरा राजे जी। और मैं आपको बता दूं, कई मंत्रियों को यह आभास हो चुका है कि अब उनका मंत्री पद जो है वो खतरे में है, तो वो गवर्नर के लाइन में लग चुके हैं कई लोग। और अभी कुछ समय में, कुछ महीनों में कई राज्यों के गवर्नर भी बदले जाएंगे। इसका मतलब है कि जिनको अगर लाइन में लगाया गया है तो उनको रिटायर्ड हट करने वाले हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई मंत्री ऐसे हैं। हो सकता है कुछ मंत्रियों को किसी राज्य का गवर्नर बना के भेजा जाए, कहीं भेजा जाए, लेकिन मंत्री मंडल से अब कई लोगों की छुट्टी होने वाली है। खैर, जैसे सौहार्द जी, एक सवाल है, जैसे स्मृति ईरानी जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का जो है उनको दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा नया कर पाएंगी? नहीं, देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो अमेठी से जो है वो हारी थी और बहुत बुरी उनकी जो है हार हुई, तो क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको, ये हार जीत तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी अगर जनता के बीच में जाती हैं तो एक पकड़ वो अच्छी बना लेती हैं। खास तौर पे आप महिलाओं के बीच में अगर वो एक बार उतर गई और अपने वो उसी अंदाज में लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, ये है। तो अच्छी अब बोलने का जो अंदाज है उनका, वो एकदम मतलब कि बहुत शानदार है। और उसके बाद वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। खासतौर पे महिला वर्ग में अगर वो जाती हैं तो उनको आकर्षित करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। मैंने कहा ना कि उनका जो वो तुलसी सीरियल वाला जो पूरा डेली सोप वाला, बिल्कुल, वो उनका कहीं ना कहीं उनका आउटरीच बहुत बढ़िया है। वो बहुत अच्छे से घुलती मिलती हैं लोगों से। तो कहीं एक कभी अपना रूप जो है वो बदल के कहीं बहू बन जाएंगी, तो कहीं सास बन के एक मान लीजिए, कहीं बिटिया बन के वो मिला लेंगी अपने अंदाज में। लोगों मतलब लाभदायक होगा बीजेपी के लिए। हाँ, बिल्कुल होगा। आप देखिए कितना लाभदायक होगा, कितना नहीं होगा, इसका हम स्टूडियो में बैठ के कयास नहीं लगाएं, बेहतर है। जनता पर है, जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कि बीजेपी की इस रिवैम्प के बाद जनता क्या सोचती है बीजेपी के बारे में। ये जो चेंजेस किए गए हैं कितने लाभकारी होंगे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में। और उत्तर प्रदेश पे तो खासा ध्यान रखा गया है भैया। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी ब्राह्मण है, उनको शामिल किया गया है। लेकिन वो तो थे पहले। रेखा वर्मा जी उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, वो ओबीसी से आती हैं। हाँ, बिल्कुल। मौर्य जी को भी लाया गया है। तो तमाम जातियों के समीकरण को साधने की कोशिश की जाए। इसके पहले राज्य में देखा जाए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया,
मिश्रा जी को। एक चीज मैं ये रोहित मिश्रा को, और एक चीज ये भी है कि ये जो तराशने का काम है, बारीकी का काम, आप समझिए कि एक समुद्र है, जैसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, और समुद्र में और लोग आ रहे हैं, तमाम जितने लोग भी आ रहे हैं ना, नहीं है, आइए आइए सब लोग आइए, और सबको बाकायदा व्यवस्थित किया जा रहा है उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से, और उनकी पहले की उनकी जो कार्य करने का तरीका रहा उसके हिसाब से। जैसे देखिए ना, संदीप पाठक से लेते हुए मैं जितने भी लोग हैं, सबको बाकायदा सेट किया जा रहा है कि इनसे हम कहाँ पे किस समय फायदा ले सकते हैं, और इलेक्शन को देखते हुए उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अब काम करने वाली है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, समाजवादी पार्टी अपना काम करे, कांग्रेस अपना काम करे, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम है आप तक खबरें पहुंचाना, खबरों को थोड़ा तोड़ के, थोड़ा उसको ब्रेक डाउन करके, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सरल भाषा में आप तक लाना, उसका एनालिसिस करना हम करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई जेनजीज के इस आंदोलन के बाद बड़ी सजग हो गई है और वो अब एक भी गलती नहीं करना चाहती और फूक फूक कर कदम रखना चाहती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हमारे इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर, किसी और विषय पर ऐसे ही आपसे चर्चा के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे यानी प्रमोद तिवारी और मेरे सहयोगी सौहार्द द्विवेदी और हिमांशु को दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एच न्यूज़।